पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की एक टीम जिसमें 2 औरतें और 4 मर्द शामिल है, यूरोपीय मेकअप में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से एक फ्लाइट के जरिए लॉगन आ रहे थे। हमने उन्हें पाकिस्तान एयरपोर्ट पर ही ट्रेस कर लिया था, इसलिए मैंने उनके खात्मे के लिए अपना एक ग्रुप लॉगन एयरपोर्ट पर तैनात कर रखा था। लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये ग्रुप अचानक क्रोम में ड्रॉप हो गया है। हम चाहते हैं कि आप क्रोम में इस ग्रुप को ट्रेस करें ताकि हम उन्हें रोजडैम ग्रुप के जरिए खत्म करा दे। अगर आप किलिंग का काम कर सके तो आप ही ये काम कर दे। डेविड ने तफसील से बात करते हुए कहा, ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे, आपको लाशें मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए आपको 10 लाख डॉलर अदा करने होंगे। कॉल्सर ने कहा, रकम की फिक्र मत करो, लेकिन उन्हें ट्रेस कैसे करोगे? वो सीक्रेट सर्विस के तरबियत याफ्ता एजेंट है, आम या छोटे मोटे मुजरिम नहीं है। डेविड ने कहा, यह हमारा काम है, आप कोई मजीद तफसील उनके बारे में जानते हैं तो बता दे। कॉल्सर ने कहा, नहीं, सिर्फ ग्रुप की तादाद और उनमें औरतों और मर्दों की तादाद का इल्म है, बस। डेविड ने कहा, ये ग्रुप यहाँ क्रोम एयरपोर्ट पर अचानक ड्रॉप हुआ है, इसलिए उनके बारे में एयरपोर्ट से तफसील मालूम हो जाएगी। अलबत्ता अगर आप चाहें तो थोड़ी सी मजीद रकम खर्च करें तो हम उन्हें तवील अरसे के लिए बेहोश करके लॉगन पहुंचा सकते हैं, वहाँ आप खुद ही उन्हें चिनात करते रहें। कॉल्सर ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ऐसे एजेंट है जिनकी मौत पर किसी को यकीन ही नहीं आता, इसलिए बगैर मुकम्मल शिनाख्त के सिर्फ ये कह देना कि हमने मतलूबा अफराद को हलाक कर दिया है, उस पर किसी ने यकीन नहीं करना। डेविड ने कहा, ओके, फिर 15 लाख डॉलर भिजवा दे, और वो भी ऑनलाइन, क्योंकि मैं आपका काम शायद 1 घंटे के अंदर कर दूं। कॉल्सर ने कहा, ओके, बैंक अकाउंट की तफसील बता दे। डेविड ने खुश होते हुए कहा, तो दूसरी तरफ से तफसील बता दी गई और साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डेविड ने अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट को कॉल्सर की रकम भिजवाने की हिदायत देकर रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि वो कॉल्सर को काफी अरसे से जानता था। वो बहुत अच्छा ट्रेसर था, वो यकीनन उनका खोज लगा लेगा। और फिर तकरीबन 4 घंटों बाद फोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, क्रोम से कॉल्सर साहब की कॉल है। दूसरी तरफ से उसकी फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। बात कराओ, डेविड ने चौंक कर कहा। हेलो, कॉल्सर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कॉल्सर की आवाज सुनाई दी। डेविड बोल रहा हूँ कॉल्सर, क्या रिपोर्ट है? डेविड ने इश्तियाक आमेज लहजे में कहा, विक्ट्री, तुम्हारा काम मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। कॉल्सर ने कहा तो डेविड के चेहरे पर यकलक मसरत के तासुरात उभर आए। ओ अच्छा, वेरी गुड, क्या तफसील है? डेविड ने मसरत भरे लहजे में कहा, हमने मतलूबा अफराद का सुराग एयरपोर्ट से लगाना शुरू किया। यहाँ अचानक ड्रॉप होने वाले 6 अफराद के कागजात, जिनमें उनकी तस्वीरें भी मौजूद थी, मिल गए। फिर उन 2 टैक्सियों का सुराग लगा लिया गया जो उन्हें एयरपोर्ट से ले गई थी। उनकी मंजिल अल्फ्रेड होटल था, लेकिन उन लोगों ने अल्फ्रेड होटल की लॉबी में बैठकर सिर्फ कॉफी पी और फिर उगबी तरफ से बाहर निकल गए। कॉल्सर ने तफसील बताते हुए कहा, ऐसा करने की वजह? डेविड ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो डॉज देना चाहते थे ताकि अगर कोई टैक्सियों का सुराग लगा ले तो उसे यही मालूम हो कि अल्फ्रेड होटल उनकी मंजिल था, लेकिन दर हकीकत ऐसा न था। अलबत्ता वो उगबी तरफ एक और होटल में जाकर ठहर गए। वहाँ उन्होंने 6 कमरे बुक कराए, लेकिन वो एक कमरे में ही मौजूद थे। फिर वहाँ गैरी नजर आ गया। उसके मुतालिक हमें पहले से मालूम था कि वो किसी एशियाई मुल्क का नुमाइंदा है। वो इन अफराद के कमरे में जाकर उससे कुछ देर गुफ्तगू करता रहा, फिर वापस चला गया। उससे हम कंफर्म हो गए कि हमारे मतलूबा अफराद यही है। चुनांचे मैंने आपके हुक्म के मुताबिक कैमरे में इंतहाई ताकतवर और सूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कराई, जिससे सब अफराद बेहोश हो गए। फिर हम उन्हें होटल से उठाकर अपने एक पॉइंट पर ले आए, और अब आप जैसा कहे। कॉल्सर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, ओ वेरी गुड, तुमने तो वाकई काम कर दिखाया है। तुम उन्हें हेलीकॉप्टर में डालकर मशरक़ी की सरहदी कस्बे रॉकेल में हेलीपैड पर पहुंचा दो। मेरा आदमी, जिसका नाम जोसेफ है, उन्हें वसूल कर लेगा। डेविड ने कहा, ओके, कॉल्सर ने कहा, और साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो डेविड ने क्रिडल दबाया और टोन आने पर उसने एक बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दिबाना आवाज सुनाई दी। रॉकेल पॉइंट पर जोसेफ मौजूद होगा, उससे मेरी बात कराओ। डेविड ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो डेविड ने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड ने कहा, रॉकेल पॉइंट से जोसेफ लाइन पर है। फोन सेक्रेटरी ने कहा, कराओ बात। डेविड ने कहा, हेलो बॉस, मैं जोसेफ बोल रहा हूँ रॉकेल पॉइंट से। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा मुअद्दिबाना था। जोसेफ, बॉलजिम के दारुल हुकूमत क्रोम से 6 अफराद को बेहोशी की हालत में हेलीकॉप्टर के जरिए तुम्हारे पॉइंट पर पहुंचाया जा रहा है। उसे ले आने वाले बॉलजिम के ट्रेसर कॉल्सर के आदमी होंगे। डेविड ने कहा, यस बॉस। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा,
तुमने इन बेहोश अफराद को उनसे वसूल करना है और अपने पॉइंट पर पहुंचाकर मुझे कॉल करनी है, फिर मैं तुम्हें मजीद हिदायत दूंगा, डेविड ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी तो डेविड ने क्रिडल दबाकर एक बार फिर एक बटन प्रेस कर दिया। यस सर। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। ब्लैक एजेंसी के मेन हेडक्वार्टर से बात कराओ, डेविड ने कहा। ब्लैक एजेंसी का मेन हेडक्वार्टर ग्रेटलैंड के शहर ब्रिस्टल में था, जबकि डेविड ग्रुप का ऑफिस लॉगन में था। अलबत्ता मेन हेडक्वार्टर वो आता जाता रहता था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड ने तेज लहजे में कहा। मेन हेडक्वार्टर ब्रांडो से बात करे। फोन सेक्रेटरी की मुद्दबान आवाज सुनाई दी। हेलो ब्रांडो, डेविड ने कहा। यस बॉस, हुक्म दीजिए। दूसरी तरफ से मुद्दबाना लहजे में कहा गया। बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर सरहदी कस्बे रॉकेल पहुंच जाओ, वहां रॉकेल पॉइंट पर जोसेफ मौजूद होगा। तुमने उससे 6 बेहोश अफराद को वसूल करके अपने हेलीकॉप्टर में डालकर हेडक्वार्टर के टॉर्चर रूम में स्पेशल रॉड्स वाली कुर्सियों पर डालकर रॉड्स में जकड़ देना है। उसके बाद तुमने मुझे फोन करना है, मैं वहां आकर उनसे खुद पूछगुछ करूंगा, लेकिन ख्याल रखना उन्हें मेरे आने तक बेहोशी रहना चाहिए। और ये भी सुन लो कि इस ग्रुप में 4 मर्द और 2 औरतें हैं। ये 6 के 6 अफराद यूरोपीय मेकअप में हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर ले जाना ताकि रास्ते में तुम्हें कोई चेक न करे, डेविड ने तफसील से बात करते हुए कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से कहा गया तो डेविड ने क्रिडल दबाया और टोन आने पर एक बटन प्रेस कर दिया। यस बॉस। फोन सेक्रेटरी की मुद्दबान आवाज सुनाई थी। चीफ ऑर्थर से बात कराओ, डेविड ने कहा और रिसीवर रख दिया। ब्लैक एजेंसी का चीफ ऑर्थर मेन हेडक्वार्टर में ही बैठता था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो डेविड ने रिसीवर उठा लिया। यस, डेविड ने मखसूस अंदाज में कहा। चीफ से बात कीजिए। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुद्दबान आवाज सुनाई थी। हेलो चीफ, मैं डेविड बोल रहा हूँ, लॉगन से, डेविड ने मुद्दबाना लहजे में कहा। यस, कोई खास बात? ब्लैक एजेंसी के चीफ ऑर्थर की भारी आवाज सुनाई थी। चीफ विक्ट्री, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त मेरे कब्जे में है, डेविड ने कहा। क्या क्या कह रहे हो, क्या मतलब? दूसरी तरफ से इंतहाई चौंकते हुए लहजे में कहा गया तो डेविड ने बॉलजेम में ट्रेसर कॉल्सर की खिदमत हासिल करने से लेकर रॉकेल के जोसेफ और मेन हेडक्वार्टर के ब्रांडो तक तमाम तफसील बता दी। कॉल्सर ने उन्हें कैसे ट्रेस किया, ऑर्थर ने पूछा तो डेविड ने कॉल्सर की बताई हुई तफसील दोहरा दी। हाँ, अब लगता है कि हम वाकई कामयाब हो गए हैं, लेकिन तुमने उन्हें हेडक्वार्टर में क्यों भिजवाया? गोलियां मारकर लाशें ले आनी थी। ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, इन्हें तो किसी सूरत होश आना ही नहीं चाहिए, ऑर्थर ने कहा। चीफ, टॉर्चर रूम में मौजूद रॉड्स वाली कुर्सियों से कोई हमारी मर्जी के बगैर छुटकारा हासिल कर ही नहीं सकता, और चीफ, उनके मेकअप वॉश करना जरूरी है, वरना किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं करना, और जदीद तरीन मेकअप वॉशर सिर्फ हेडक्वार्टर में ही है, डेविड ने कहा। ओके ठीक है, तुम यहाँ पहुंच जाओ तो मुझे कॉल कर लेना, ऑर्थर ने कहा, और डेविड ने यस सर कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान के तारीख पड़े जहन में अचानक जैसे बिजली की लहरें से दौड़ने लगी, बिल्कुल इस तरह जैसे गहरे सियाह बादलों में बिजली बार बार चमकती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तारीकी का गलबा खत्म होता चला गया और इमरान की आंखें खुल गई। पूरी तरह होश में आते ही इमरान ने लाशौरी तौर पर एक झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन इस झटके से उसे मालूम हो गया कि वह एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके जिस्म के गिर्द रॉड्स मौजूद हैं। ये रॉड्स उसकी गर्दन से लेकर घुटनों तक मौजूद थे और रॉड्स खासे तंग भी महसूस हो रहे थे। उसने इर्द गिर्द का जायजा लिया तो उसे सूरत हाल का इदराक हो गया। उसे याद था कि वो रॉयल होटल के एक कमरे में अपने साथियों के साथ मौजूद था। गैरी उनसे मुलाकात करके वापस चला गया था कि कुछ देर बाद अचानक दरवाजा खुला और किसी ने इंतहाई ज़ूद असर बेहोश करने वाली गैस अंदर फायर कर दी। गो इमरान ने लाशौरी तौर पर सांस रोक लिया था, लेकिन वो पावरफुल और ज़ूद असर गैस थी, इसलिए सांस रोकने के बावजूद उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया और अब उसे होश आया था, जबकि उसके दोनों तरफ उसके साथी कुर्सियों पर बेहोशी के आलम में जकड़े हुए मौजूद थे। जबकि इमरान को उसकी मखसूस ज़हनी वर्जिश की वजह से जल्द होश आ गया था। जिस जगह इमरान और उसके साथी मौजूद थे, ये खासा बड़ा कमरा था, जिसमें दीवार के साथ एक कतार में 20 कुर्सियां मौजूद थी। एक तरफ दीवार के साथ लोहे की एक बड़ी अलमारी मौजूद थी। रॉड्स वाली कुर्सियों के सामने फासले पर 4 कुर्सियां मौजूद थी। इस वक्त कमरा खाली था, उसका इकलौता दरवाजा बंद था। इमरान ने अब कुर्सी के रॉड्स पर तवज्जो देनी शुरू की तो वो ये देखकर हैरान हुआ कि ये रॉड्स वाली कुर्सियां कैसे ऑपरेट की जाती हैं, क्योंकि कुर्सियों के उगबी पाए पर कोई बटन नहीं था। वैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काफी पुराना होकर कदरे मुतरद्दिक हो चुका था। फिर उसने दरवाजे के साथ दीवार पर मौजूद स्विच बोर्ड को गौर से देखा, लेकिन वहाँ ऐसे बटन सिरे से मौजूद ही न थे जिनसे ये कुर्सियां ऑपरेट की जा सकती हो। ओ,
तो ये जदीद तरीन कुर्सियां हैं जिन्हें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर थोड़ा सा मजीद गौर करने पर उसे यकीन हो गया कि उसका अंदाजा दुरुस्त है, क्योंकि उसे मालूम था कि सिग्नल रिसीव करने के लिए हर कुर्सी के उगबी पाए के साथ एक चिप लगाई जाती है और हर कुर्सी के उगबी पाए के साथ उसे वो चिप लगी हुई साफ दिखाई दे रही थी। इमरान ने उस चिप तक पैर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स की गिरफ्त ऐसी थी कि वो न टांग को मोड़ सकता था और न आगे पीछे कर सकता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इमरान की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि किसी भी लम्हे ये लोग अंदर आ सकते थे और फिर रॉड से निजात हासिल करने और उनका मुकाबला करने के लिए वक्त मिलना मुश्किल था। लेकिन कोई तरीका उसकी समझ में न आ रहा था। फिर इमरान ने सिग्नल आउट करने की मुख्तलिफ तजावीज सोचना शुरू कर दी, लेकिन जब कोई काबिल अमल तरीका जहन में न आया तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ की कि उसे और उसके साथियों को इस मुश्किल सिचुएशन से गुजरने की तौफीक और समझ इनायत करे। उसे पूरा यकीन था कि जब पूरे खुलूस के साथ अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए और अपनी अकल की बजाय उसकी मदद पर भरोसा किया जाए तो अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत करता है। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। जिस तरह बादलों में बिजली की लहरें सी चमकती है, उसी तरह उसके जहन में भी एक ख्याल बिजली की लहर की तरह आया और वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसे ख्याल आया था कि वो अपनी कुर्सी के उगबी पाए पर मौजूद चिप पर अपने पाँव नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अपनी कुर्सी की दोनों साइडों में मौजूद कुर्सियों की सिग्नल रिसीवर चिप्स तो ऐसी जगह पर है कि पैर को साइड में दबाकर सिग्नल रिसीवर चिप को हल्की सी ठोकर मारी जा सकती है और किसी को शक भी नहीं पड़ सकता कि कोई कार्रवाई की जा रही है। चुनांचे उसने कुर्सी के फुट पैडल के दरमियान में रखे हुए पैरों को एक दूसरे से अलग करके साइडों पर रखा, लेकिन इससे पहले कि वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाता, उसे कमरे के इकलौते बंद दरवाजे के बाहर इंसानी आवाजें सुनाई दी तो वो चौंक पड़ा। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने भी अपने जिस्म को इस तरह ढीला छोड़ दिया कि जैसे वो भी अपने साथियों की तरह बेहोश पड़ा हो। दरवाजा खुलते ही एक उद्दड़ उम्र आदमी जिसने सूट पहन रखा था अंदर दाखिल हुआ। इमरान बंद आंखों के बावजूद सब कुछ देख रहा था, क्योंकि इस तरह देखने की भी उसने बाकायदा प्रैक्टिस की हुई थी। उस सूट वाले आदमी को देखते ही वो पहचान गया कि ये ग्रेट लैंड की सरकारी एजेंसी में तवील अरसे तक काम करता रहा है और उसका नाम भी उसे याद था। ये ऑर्थर था। ऑर्थर के पीछे अंदर आने वाला एक सियाह फार्म था, उसने भी सूट पहन रखा था। उन दोनों के पीछे एक पहलवान नुमा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके कंधे से मशीन गन लटक रही थी। यूं लगता था जैसे वो उन दोनों का सिक्योरिटी गार्ड हो। ये सब बेहोश पड़े हैं। मुझे यही खतरा था कहीं ये इस दौरान होश में न आ चुके हो, क्योंकि इमरान के बारे में मशहूर है कि वो खुद ब खुद होश में आ जाता है। ऑर्थर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, आ जाता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। सियाह फार्म ने जवाब दिया और वो ऑर्थर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। डेविड, क्या तुमने पहले भी इमरान को देखा हुआ है? ऑर्थर ने साथ बैठे सियाह फार्म से मुखातिब होकर कहा तो इमरान समझ गया कि ये शख्स ब्लैक एजेंसी के सुपर सेक्शन का चीफ डेविड है। उसी लम्हे एक आदमी ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। इमरान ने देखा कि ये जदीद तरीन मेकअप वॉशर है। उस मेकअप वॉशर की खुसूसियत थी कि ये मेकअप समय खाल भी उतार देता था, लेकिन इमरान मुतमईन था क्योंकि उसने अपना और अपने साथियों का जो खुसूसी मेकअप किया था वो इस जदीद तरीन मेकअप वॉशर से भी वॉश न हो सकेगा। इमरान को मालूम था कि उन्हें बेहोश करके यहाँ लाकर इस तरह इन रॉड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ने का काम इसलिए किया गया है ताकि उनके मेकअप वॉश कर दिए जाएं, वरना किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं करना और उनकी जिंदगी भी इसलिए बच जाती थी कि मेकअप वॉश न हो सके। फिर न सिर्फ उनका इत्मीनान खत्म हो जाता है, बल्कि वो पूछ-गूछ के चक्कर में पड़ जाते हैं, वरना ये लोग बेहोशी के दौरान ही यकीनन उन्हें गोलियां मारकर हलाक कर देते। पहले किसका मेकअप वॉश करना है चीफ? डेविड ने चीफ ऑर्थर से मुखातिब होकर कहा। यह आदमी मेरे ख्याल में इमरान है, इसी से आगाज करो। ऑर्थर ने उंगली से इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ब्रांडो, इस आदमी से शुरू करो, फिर बारी बारी सबका मेकअप वॉश करो। डेविड ने ट्रॉली वाले आदमी से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस। ब्रांडो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया और ट्रॉली धकेलता हुआ उस तरफ बढ़ गया जहां इमरान और उसके साथी कुर्सियों में जकड़े हुए बैठे थे। उसने ट्रॉली इमरान की कुर्सी के साथ खड़ी की और उसके साथ लटका हुआ एक कंटाव खींचकर उसने इमरान के मुंह, सर और गर्दन पर चढ़ाकर उसकी जिप बंद की और फिर मुड़कर उसने मेकअप वॉशर को ऑन कर दिया। मेकअप वॉशर से हल्की हल्की सीटी की आवाज निकलने लगी और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे गर्म भाप उसके चेहरे को छिल रही हो, लेकिन वो उसी तरह अपने जिस्म को ढीला छोड़े बैठा रहा क्योंकि उसे मालूम था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खौफ उन पर इस कदर तारी है कि इमरान के अस्कुद होश में आने पर उन्होंने खौफजदा होकर फायरिंग खोल देनी है और इस तरह उसके और उसके साथियों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए वो अपने आप पर जबर किए बेहिस वो हरकत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद
मेकअप वॉशर ऑफ कर दिया गया और उसके चेहरे पर चढ़ाया हुआ कंटो उतार दिया गया। अरे ये तो मेकअप में नहीं है, ऑर्थर ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस बॉस, लेकिन हो सकता है कि ये इनका मकामी साथी हो, हमें दूसरों के मेकअप भी चेक कर लेने चाहिए, डेविड ने कहा। हाँ कराओ चेक, ऑर्थर ने जवाब दिया और फिर बारी बारी सबके मेकअप वॉश किए गए, लेकिन नतीजा वही निकला जो इमरान का निकला था। वेरी बैड, इसका मतलब है कि कौलसर का अंदाजा गलत साबित हुआ, इनमें एक भी पाकिस्तानी नहीं है, ऑर्थर ने कहा। यस बॉस, कौलसर से कोई गलती हो गई होगी, वरना जो तफसील उसने बताई थी उसके मुताबिक तो 100% यही हमारे मतलूबा अफराद थे। बहरहाल इन्हें होश में लाकर पूछगछ की जाए ताकि कुछ पता चल सके कि कौलसर ने कहा गलती की है, डेविड ने कहा। बहरहाल असल बात यह है कि हम इन लोगों के मुकाबले पर अभी तक नाकाम हैं। तुम पूछगछ करते रहो, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कोई नई बात सामने आ जाए तो मुझे फोन पर बता देना, ऑर्थर ने उठते हुए कहा। उसके उठते ही डेविड भी उठ खड़ा हुआ। ऑर्थर मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। मशीन गन से मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। ब्रांडो, इन्हें होश में ले आओ, लेकिन पहले चेक कर लो कि तुम्हारे रिमोट कंट्रोल की सेटिंग दुरुस्त है या नहीं। ऐसा न हो कि ये होश में आते ही रॉड से आजाद हो जाए, डेविड ने कहा। तो इमरान दिल ही दिल में हंस पड़ा, क्योंकि इस तरह डेविड ने उसके ख्याल की तस्दीक कर दी थी और अब इमरान अपनी कुर्सी के रॉड से छुटकारा पा लेगा। यस बॉस, ब्रांडो ने कहा और फिर वो मेकअप वॉशर समेत ट्रॉली को लेकर उगबी तरफ आया और फिर उसने जेब से रिमोट कंट्रोलर निकाला और उसे चेक करके वापस जेब में डालकर वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोलकर उसमें मौजूद नीले रंग की एक बोतल उठाई जिसकी गर्दन काफी लंबी थी। रिमोट कंट्रोलर दुरुस्त है बॉस, मैं इन्हें होश में ले आता हूँ, ब्रांडो ने कहा। तो डेविड ने इस बात में सर हिला दिया। ब्रांडो पहले इमरान की तरफ बढ़ा। गो की कुर्सी तकरीबन दरमियान में थी, लेकिन चूंकि पहले उसी का मेकअप वॉश किया गया था और इसका हुक्म चीफ ऑफ ब्लैक एजेंसी ने दिया था, इसलिए ब्रांडो के नजदीक उसकी अहमियत दूसरों से ज्यादा थी। इमरान के करीब पहुंचकर उसने बोतल का ढक्कन हटाया और बोतल का दहाना उसने इमरान की नाक से लगा दिया, लेकिन इमरान तो पहले ही होश में था, इसलिए उसने गैस से बचने के लिए अपना सांस रोक लिया और चंद लम्हों बाद उसने अपने जिस्म को इस अंदाज में हरकत देनी शुरू कर दी जैसे वो होश में आ रहा हो, और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक ब्रांडो ने बोतल हटाई और उसका ढक्कन लगाकर इमरान के साथ वाली कुर्सी पर बैठे तनवीर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर में उसने इमरान के सब साथियों को होश में लाने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली और बोतल को ले जाकर वापस अलमारी में रख दिया। उसी लम्हे इमरान ने आंखें खोल दी और उसके साथ ही उसके मुंह से यूरोपीय जुबान से निकला कि वो कहाँ है। इमरान ने ऐसा दानिस्ता कहा था क्योंकि उसे खतरा था कि होश में आते आते कोई नफ्सियाती तौर पर पाकिस्तानी जुबान में बात न करते, इस तरह मामला बुरी तरह बिगड़ सकता था। इमरान खुद तो काफी पहले होश में आ चुका था, इसलिए उसके साथ ये मसला न था और हमेशा की तरह इस बार भी इमरान की तरकीब कामयाब रही और सिवाय सालिया और जूलिया के बाकी सफदर, तनवीर और कैप्टन शकील तीनों ने होश में आते ही इमरान की तरह यूरोपीय जुबान इस्तेमाल की, जबकि सालिया और जूलिया ने खामोश रहने के बाद यकलक फट पड़ने वाले लहजे में यूरोपीय जुबान में बात की। हम कहाँ हैं? हमें कुर्सियों पर किसने जकड़ा है? सालिया ने खालिसतन निस्वानी अंदाज में चीखते हुए कहा, जबकि जूलिया ने बड़े मुदब्बराना लहजे में कहा, किसी से कोई गलती हुई है। जूलिया ने यूरोपीय जुबान में और ठहरे हुए लहजे में कहा, आप कौन हैं और हमें यहाँ क्यों इस तरह जकड़ा गया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्या तुम अली इमरान हो? डेविड ने इस तरह अचानक पूछा जैसे उसे यकीन हो कि इमरान असल बात बता देगा, लेकिन उसे मालूम न था कि वो वाकई असल इमरान था जो ऐसी सिचुएशन से कई बार गुजर चुका था। वो कौन है, कहाँ रहता है? नाम तो एशियाई है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। सुनो, मुझे धोखा देने की कोशिश बंद करो। तुम्हारा मेकअप वॉश नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारे मेकअप में होने का इल्म नहीं होगा। तुम 6 अफराद जब पाकिस्तान एयरपोर्ट से ग्रेटलैंड के दारुल हुकूमत लॉगन के लिए रवाना हुए तो तुम हमारी नजरों में थे। फिर तुम अचानक वॉलजिम के दारुल हुकूमत क्रोम में ड्रॉप हो गए, लेकिन तुम हमारी पहुंच से दूर नहीं थे। एयरपोर्ट से तुम्हारे कागजात की नकुल हासिल की गई तो तुम्हारी तस्वीरों समेत फिर मालूम हुआ कि तुम एयरपोर्ट से 2 टैक्सियों के जरिए अल्फ्रेड होटल पहुंचे, लेकिन ऐसा तुमने तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने वालों को धोखा देने के लिए किया, लेकिन हमारे आदमियों ने तुम्हारा सुराग लगा लिया। तुमने अल्फ्रेड होटल के उकब में वाक़ रॉयल होटल के कमरे लिए और फिर एक कमरे में इकट्ठे हो गए और वहाँ तुमने ऐसी बातें की जिनसे ये तय हो गया कि तुम ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का वो ग्रोह हो जो हमारे खिलाफ काम करने लॉगन आने वाला था। चुनांचे तुम्हें उस कमरे में बेहोश करके यहाँ लाया गया। और हाँ, ये बता दो कि इस वक्त तुम ग्रेटलैंड के शहर ब्रिस्टल में वाक़ ब्लैक एजेंसी के हेडक्वार्टर में हो। गो तुम्हारा मेकअप वॉश नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल तुम मेकअप में हो। अब आखिरी बात ये
कि इन जदीद कुर्सियों के रॉड से तुम किसी सूरत हमारी मर्जी के बगैर आजादी हासिल नहीं कर सकते। ये सब तफसीलात मैंने तुम्हें इसलिए बता दी है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम कहाँ हो और क्यों हो। मैं मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहता, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। डेविड ने जवाब देते हुए कहा, तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम कौन हो और किस हैसियत से ये सब कुछ कर रहे हो। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि वो रिमोट कंट्रोल के बगैर अपनी कुर्सी के रॉड्स हटाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। उसने सिग्नल वसूल करने वाली चिप्स पर दोनों पैर रख दिए थे। अब सिर्फ जूते की एक जोरदार ठोकर से सिग्नल के बगैर या तो रॉड्स खुल जाएंगे या सिर्फ कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई देगी। रॉड्स खुलेंगे नहीं, क्योंकि सिग्नल के तहत रॉड्स को या तो लगाया जा सकता है या खोला जा सकता है। अगर पहली ठोकर से रॉड्स नहीं खुलते तो फौरी दूसरी ठोकर से रॉड्स खुल जाएंगे और अचानक रॉड्स खुलने या कड़कड़ाहट होने पर सब लाशौरी तौर पर हैरत से चंद लम्हों के लिए बेहिस होकर रह जाएंगे और इस दौरान वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा। गो कि उसे अच्छी तरह मालूम था कि डेविड इंतहाई तरबियत याफ्ता सुपर एजेंट है और ऐसे अफराद आसानी से हार नहीं माना करते, लेकिन इमरान ऐसे लोगों को जेर करना भी अच्छी तरह जानता था। मखसूस कुव्वत के पंच मखसूस जगहों पर मारने से बड़े देह होकर लड़ाके भी जेर हो जाया करते हैं। इसलिए इमरान को डेविड या ब्रांडो के बारे में कोई फिक्र न थी। वो बस मुनासिब वक्त के इंतजार में था और ऐसे हालात में इमरान के साथी उस पर अंधा एतमाद रखते थे कि इमरान हर सिचुएशन का कोई ना कोई हल आखिरकार निकाल ही लेता है। मैं ब्लैक एजेंसी के सुपर सेक्शन का इंचार्ज सुप्रीम एजेंट डेविड हूँ और ये जगह ब्लैक एजेंसी का हेडक्वार्टर है जो ग्रेटलैंड के शहर ब्रिस्टल में है। और जो मेरे साथ यहाँ बैठे हुए थे वो ब्लैक एजेंसी के चीफ मिस्टर ऑर्थर थे। डेविड ने मुंह बनाते हुए कहा,